हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी जंक्शन में। उत्तराखंड सीरीज में हम बीएस नेगी की बुक को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम इसके 4 चैप्टर पहले कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5। अगर आपने हमारी इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कुमाऊं का चंद राजवंश। तो ऐसा माना जाता है कि जब कत्यूरी साम्राज्य का अंत हुआ तो उस साम्राज्य के पूर्व की ओर चंद साम्राज्य का उदय हुआ और पश्चिम की ओर पवार राजवंश का उदय हुआ। तो आज हम पहले चंद राजवंश के बारे में पढ़ेंगे और आगे को फिर हम पवार राजवंश के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। चंद वंश की स्थापना चंपावत के राजगुंगा किले से हुई। चंदों का जो मूल निवास है वो प्रयाग में गंगा पार झूसी था। काली कुमाऊं चंपावत का उपनाम था। तो जो काली कुमाऊं उपनाम से जाना जाता है वो चंपावत को जाना जाता है। साथ ही चंद्रवंश के इतिहास स्रोत जो है बालेश्वर मंदिर में कराचल देव का लेख, गोपेश्वर त्रिशूल लेख और बास्ते ताम्रपत्र आदि हैं। वजेड़ा ताम्रपत्र से चंद व बम शासकों के संबंध में हमें जानकारी मिलती है। और जो बास्ते ताम्रपत्र है उससे मांडलिक राजाओं की सूची भी संबंधित है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो मांडलिक राजाओं की सूची है वो किससे संबंधित है, तो बास्ते ताम्रपत्र से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो पाभे ताम्रपत्र है उसका संबंध चंद शासक विजय चंद से है और मूनाकोट ताम्रपत्र में चंद शासकों के करों से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। चंदों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो तो चंपावत में थी और लेकिन बाद में ये राजधानी चंपावत से स्थानांतरित करके अल्मोड़ा बनाई गई। और ये राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा लाने वाला जो चंद शासक था वो था बालो कल्याण चंद और ये राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित हुई थी 1563 ईस्वी में। देवी सिंह या देवी चंद के समय जो देवीपुर को राजधानी बनाई गई और चंदों के समय राजमहल को चौमहल कहा जाता था। चंद राजाओं की वंशावली मानवोदय काव्य में दी गई है और जो ये मानवोदय काव्य है ये रचना है कवि भरत की। तो जो ये कवि भरत थे ये चंद काल में तो लक्ष्मी चंद के समकालीन थे और पवार राजवंश में देखेंगे हम इसे तो ये मानसाह के समकालीन थे। हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे चंद शासक सोमचंद के बारे में। तो जो चंद शासक सोमचंद है इसे चंद वंश का संस्थापक माना जाता है। चंद वंश की स्थापना को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन अनुमानतः कत्यूरी शासन के अवसान पर ही चंद वंश की उत्पत्ति हुई ऐसा माना जाता है। तो जो चंद वंश है उसकी स्थापना 1020 से 1025 ईस्वी के बीच की हुई ऐसा माना जाता है, क्योंकि इसकी कोई एग्जैक्ट ईस्वी हमें पता नहीं है, तो इसलिए इसमें 1020 से 1025 के बीच में माना जाता है। तो जो सोमचंद्र था वो शिव का उपासक था और 10वीं शताब्दी में लोहाघाट के आसपास सुई राज्य था जिस पर ब्रह्मदेव शासन कर रहा था। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार सोमचंद्र ने 27 आदमियों को लेकर श्री बद्रीनारायण की यात्रा पर आए हुए थे, जिसे काली कुमाऊं के सूर्यवंशी शासक ब्रह्मदेव ने 15 बीघा जमीन दहेज में दी थी। तो सोमचंद ने चंपावत राजगुंगा किले का निर्माण किया। तो चंपावत के राजगुंगा किले का निर्माण किसने कराया, वो कराया था चंद्रवंश के शासक सोमचंद्र ने। इस किले से सोमचंद्र ने चंद्रवंश की स्थापना की। सोमचंद कन्नौज नरेश का भाई था जो प्रयाग के शासक चंद्रपाल का वंशज था जिसकी राजधानी कन्नौज थी। तो एटकिंसन, वॉल्टन व बद्रीदत्त पांडे ने चंदों का मूल निवास प्रयाग के निकट झूसी बताया, जबकि इलियट के अनुसार चंदों का मूल निवास झांसी था। तो अब ये जो पॉइंट है काफी इंपोर्टेंट है। सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए थे, जिसमें पहले थे कार्की, दूसरे बोरा, तीसरे चौधरी और चौथे जो थे वो तड़ांगी थे। तो ये मूलतः नेपाल के थे जिन्हें चाराल या चार आल कहा जाता था। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाराल की नियुक्ति किसने की, तो जो चाराल की नियुक्ति की थी वो सोमचंद ने की थी। इसमें जो थे कार्की, बोरा, तड़ांगी और चौधरी थे। सोमचंद्र ने सर्वप्रथम दोनकोट के रावत राजा को परास्त किया था और सोमचंद्र ने ही मेहरा और फत्याल को मंत्री व सेनापति बनाया था और जिसका मुख्य सेनापति कालू तड़ांगी था। तो जो कालू तड़ांगी था वो किसका सेनापति था, वो था सोमचंद्र का। मेहरा लोग कोटलगढ़ व फत्याल लोग डुंगरी में रहते थे। तो जो मेहरा और फत्यालों को जो सेनापति बनाया था ये किसने बनाया था, ये भी चंद शासक सोमचंद ने ही बनाया था। और जो सोमचंद है उसे ही कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था का जनक माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किसने माना या इसका जनक किसने माना जाता है, तो वो सोमचंद्र को ही माना जाता है। सोमचंद्र डोटी के राजा को कर दिया करते थे, क्योंकि जब चंद्रवंश की स्थापना हुई थी डोटी के अधीन थे और जो भारती चंद्र था उसने लगातार 12 वर्ष तक डोटियों से संघर्ष किया। तो
उस समय से जो चंद्रवंश था वो डोटियों से स्वतंत्र हुए थे, लेकिन उससे पहले के जितने भी शासक थे वो सभी डोटी राजाओं को कर दिया करते थे। डोटी राजा मल्लवंशी थे जिन्हें रेका राजा कहा जाता था। सोमचंद्र के समय जयदेव मल्ल डोटी अ, या राई का राजा था। मल्ल वंश का जो प्रथम राजा था वो वामदेव था, जिसकी राजधानी चंपा थी। वामदेव ने अपनी राजधानी का नाम अपनी इष्ट देवी चंपावती के नाम पर रखा था। सोमचंद्र का उत्तराधिकारी वो दूसरा चंद शासक आत्मचंद था। तो जो सोमचंद्र के बाद शासक बना वो था आत्मचंद, जिसने 20 वर्षों तक शासन किया। और तीसरा जो चंद शासक था वो था पूर्णचंद, इसने 1066 से 1084 ईस्वी तक शासन किया। तो पूर्णचंद्र के बाद जो शासक बना वो था इंद्रचंद। चौथा चंद शासक इंद्रचंद था, जिसने नेपाल मार्ग से चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। तो ये क्वेश्चन पूछा भी है कि चंद शासक ने रेशम उत्पादन, रेशमी वस्त्र बनाने तथा नेपाल से उसके व्यापारिक संबंध स्थापित किए। तो वो था चंद शासक इंद्रचंद। रेशमी वस्त्रों के रंग को पक्का करने के लिए कुमाऊं में झूठी खबर फैलाने की प्रथा थी, जिसे पट रंगवाली कहा जाता था। तो उस समय चंद्रवंश के समय में एक प्रथा थी जिसमें रेशमी वस्त्रों के रंग को पक्का करने के लिए एक झूठी खबर फैलाई जाती थी। इस प्रथा को कहा जाता था पट रंगवाली। इंद्रचंद राजा बड़ा घमंडी था, जो अपने को इंद्र के समान समझता था। इंद्रचंद का उत्तराधिकारी संसार चंद्र था, जिसके पश्चात चंद्र शासक सुधाचंद्र, हरिचंद्र और वीणाचंद्र बने। वीणाचंद कुमाऊं का बिलासी राजा था, जिसका खसों ने पराजित किया था। तो जो वीणाचंद था इसके समय में कुमाऊं में अ, खसों का शासन स्थापित हुआ और लगभग 200 वर्षों तक खसों ने यहाँ पर शासन किया। और इसमें जो प्रथम खस शासक था वो बीजर था और जो अंतिम था वो सोपाल था। तो जब वीणाचंद्र के समय में यहाँ पे खसों का शासन स्थापित हुआ तो उसके बाद जो चंद शासक आया वीरचंद, उसने खसों को हराकर पुनः चंद्रवंश की स्थापना की। तो जो खस शासन स्थापित हुआ वो तो था वीणाचंद्र के समय में, और खसों को पराजित करके जिसने पुनः चंद्रवंश की नींव को रखा तो वो था वीरचंद। अशोक चल्ल के समय में चंद्र शासक वीरचंद था, जिसकी मृत्यु 1226 ईस्वी में हुई। वीरचंद का उत्तराधिकारी नरचंद लगभग 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। अब हम इसी में साथ में पढ़ेंगे अशोक चल्ल के बारे में। डोटी के अशोक चल्ल के बारे में हम पहले भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो हम इसमें मेन मेन पॉइंट ही देखेंगे। तो अशोक चल्ल ने 1191 में आक्रमण किया था कुमाऊं में, और इसके बारे में हमें जानकारी गोपेश्वर त्रिशूल लेख और बाड़ाहाट त्रिशूल लेख से मिलती है। पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया शिलालेख में अशोक चल्ल को खस देश का राजाधिराज कहा गया है। पुरुषोत्तम पंत बोधगया अभिलेख से पता चलता है कि कमादेश या काली कुमाऊं पर अशोक चल्ल के सामंत पुरुषोत्तम सिंह के वंशजों का शासन था। और जो गोपेश्वर त्रिशूल लेख है उसमें अशोक चल्लू को गौड़ वंश या वैरात कुल व नेपाल के दुल्लू का निवासी बताया गया है। साथ ही ऐसा भी माना गया है जो अशोक चल्ल था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो इस तरह से जो हमें अशोक चल्ल के बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो गोपेश्वर त्रिशूल लेख और बाड़ाहाट त्रिशूल लेख से ही मिलती है। अशोक चल्ल का राज्य 3 चक्रों में विभक्त था: बैरात, कमादेश एवं केदार भूमि। अब हम इसमें पढ़ेंगे कराचल देव के बारे में, जिसने आक्रमण किया था कुमाऊं पर 1223 में। अशोक चल्ल की मृत्यु के बाद डोटी पर कराचल देव का आधिपत्य हो गया था। कराचल देव ने काली कुमाऊं में स्वतंत्र हो चुके खस राजाओं को पुनः विजित कर अल्प समय के लिए कमादेश पर अपना अधिकार कर लिया था। और चंपावत के बालेश्वर मंदिर से जो दानपत्र मिला है वो 1223 ईस्वी का लेख है, और 1223 में इसमें कराचल देव के 10 मांडलिक राजाओं का नाम मिला है। तो बालेश्वर लेख से कितने मांडलिक राजाओं का नाम मिला है, तो वो मिला है 10 मांडलिक राजाओं का नाम इसमें मिला है, जिसमें से 3 चंद्रवंशी मांडलिकों का उल्लेख किया गया है। अब हम पढ़ेंगे चंद्र शासक थोहर चंद के बारे में। रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल के लेखक डब्ल्यू फ्रेजर। तो ये बुक काफी इंपोर्टेंट है। जो रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल बुक है 1813 में लिखी है डब्ल्यू फ्रेजर ने। हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर चंद्रवंश का संस्थापक थोहर चंद को मानते हैं। अब जो कुछ लेखक हैं वो तो चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद्र को मानते हैं, और उसी तरह से जो कुछ लेखक हैं वो चंद्रवंश का संस्थापक थोहर चंद्र को मानते हैं। लेकिन मेनली जो अधिकांश बुक्स में इसका जो संस्थापक माना गया है वो सोमचंद्र को ही माना गया है। किंगडम ऑफ नेपाल के लेखक फ्रांसिस हेमिल्टन ने लिखा कि थोहरचंद झूसी से आकर नेपाल राजा के यहाँ नौकरी की थी। हर्षदेव जोशी थोहरचंद को कुमाऊं के चंद शासक का संस्थापक मानते हैं, और कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक भी वो थोहरचंद को ही मानते हैं। तो अगर पूछा जाता है कि हर्षदेव जोशी के किसे चंद्रवंश का संस्थापक मानते हैं, तो हर्षदेव जोशी के अनुसार तो थोहरचंद ही चंद्रवंश के संस्थापक थे। एटकिंसन के अनुसार थोहरचंद का राज्यारोहण 1261 ईस्वी में हुआ और उसने 1281 तक शासन किया।
जौहर चंद्र का उत्तराधिकारी कल्याण चंद्र प्रथम, जिसके बाद क्रमशः त्रिलोक चंद्र और अभय चंद्र का नाम मिलता है। तो अभय चंद्र पहला शासक था जिसकी जानकारी अभिलेखों से मिलती है, और जो अभय चंद शासक था चंद्रवंश का, ऐसा माना जाता है कि उसने ही सर्वप्रथम अभिलेख जारी किए थे अपने नाम से। अभय चंद्र का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख 1360 ईस्वी का चंपावत के मानेश्वर नौले से प्राप्त हुआ। करमचंद एक वर्ष शासन करने के बाद मणकोटी राजा के पास चला गया, जिसके पश्चात ज्ञानचंद गद्दी पर बैठा था। तो ये चंद्र शासक काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चंद्र शासक ज्ञानचंद या गरुड़ ज्ञानचंद। तो ये चंद्र शासकों में इसका कार्यकाल सर्वाधिक था। इसने 45 वर्षों तक लगभग शासन किया था। 29वां चंद्र शासक था गरुड़ ज्ञानचंद, जिसने 1365 से 1420 ईस्वी तक शासन किया, जो चंद्र राजाओं में सर्वाधिक था। 1378 में एक ताम्रपत्र मिला जिसमें अभय चंद्र का वार्षिक श्राद्ध ज्ञानचंद के द्वारा कराने का विवरण मिलता है। ज्ञानचंद पहला चंद्र शासक था जो दिल्ली दरबार गया और दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से उसने भेंट की। तो प्रथम चंद्र शासक कौन था जो मुगल शासक से मिला? तो वो था गरुड़ ज्ञानचंद, और जिसने किससे भेंट की? दिल्ली दरबार में जाके फिरोज शाह तुगलक से भेंट की। फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी तथा तराई का क्षेत्र ज्ञानचंद को सौंप दिया, और जो ये ज्ञानचंद था इसे गरुड़ की उपाधि भी फिरोज शाह तुगलक ने ही दी। एटकिंसन के अनुसार उस समय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल जो था वो 1325 से 1351 ईस्वी तक था। तो इस तथ्य की कुछ खासा पुष्टि नहीं होती, क्योंकि जो गरुड़ ज्ञानचंद था वो फिरोज शाह तुगलक के समय में गया था। ज्ञानचंद के समय में तराई क्षेत्र में कटे हरियों का शासन था, और जो चंद्र शासक गरुड़ ज्ञानचंद था इसके समय में जो इसका सेनापति था वो नीलू कठायत था। और आगे चलकर ज्ञानचंद का राजी चिन्ह गरुड़ था, और वो विष्णु का उपासक था। सेरा खड़कोट ताम्रपत्र में ज्ञानचंद्र को राजाधिराज महाराज कहा गया है, और सेरा का विजेता भी ज्ञानचंद्र ही था। तो अगर पूछा जाता है कि जो मझेड़ा ताम्रपत्र है, मझेड़ा ताम्रपत्र का संबंध किससे है? तो मझेड़ा ताम्रपत्र के अनुसार ज्ञानचंद के समय एकमात्र सामंत राजा विजयीपम था। तो मझेड़ा ताम्रपत्र से हमें दो शासकों की जानकारी मिलती है, एक तो ज्ञानचंद के बारे में और एक सामंत राजा विजयीपम के बारे में। गोबासा ताम्रपत्र का संबंध भी ज्ञानचंद से है। गोबासा ताम्रपत्र में ज्ञानचंद ने 1418 ईस्वी में देवराज तिवाड़ी को 1 ग्राम की वृत्ति दान में दी थी। जो अभी ये मैंने पहले बता दिया है, जो नीलू कठायत है वो गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति था, जो कपरौली गांव का रहने वाला था, जिसे राजा ने कुमैया खिल्लत की उपाधि दी थी, जो एक प्रकार की पोशाक होती थी। गरुड़ ज्ञानचंद का जो उत्तराधिकारी बना वो हरिहर चंद्र और द्वान चंद्र थे। तो हम आगे पढ़ेंगे चंद्र शासक उद्यान चंद्र के बारे में। गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठायत को धोखे से मार दिया था, जिस अत्याचारपूर्ण कार्य से उद्यान चंद्र को आत्मग्लानि हुई, जिस कारण उन्होंने कई स्थानों में मंदिर व नौला बनवाई। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार उद्यान चंद्र ने चंपावत में बालेश्वर मंदिर बनवाया, और जिसे पूर्ण कराया था विक्रमचंद्र ने। 1423 ईस्वी के बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र का संबंध विक्रमचंद्र से था, जिसने उद्यान चंद्र द्वारा शुरू किए बालेश्वर मंदिर का कार्य पूर्ण कराया। जो चंपावत का बालेश्वर मंदिर था उद्यान चंद्र ने इसका निर्माण प्रारंभ किया, और इसको पूर्ण करवाया था विक्रमचंद्र ने। बालेश्वर ताम्रपत्र में उद्यान चंद्र ने गुजराती ब्राह्मण कुंज शर्मा तिवारी को भूमि दान की बात सामने आई है, जिसमें साक्षीगण के रूप में पंचनवीसी का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ वर्तमान के संदर्भ में कचहरी से है। तो ये पूछा जाता है कि चंद्र शासनकाल में पंचनवीसी क्या थी? तो पंचनवीसी एक प्रकार की कचहरी थी। तो अब हम पढ़ेंगे चंद्र शासक भारती चंद्र के बारे में। 35वां चंद्र शासक भारती चंद्र 1437 में गद्दी पर बैठा, जिसका कार्यकाल 1437 से 1477 ईस्वी तक रहा। भारती चंद्र के पवाड़े कुमाऊं इतिहास में प्रसिद्ध हैं। पवाड़ों में भारती चंद्र व कुमाऊं की वीरांगना भागा ध्योन्यान के द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है। भारती चंद्र वंश का सबसे पराक्रमी व साहसी राजा था, और भारती चंद्र ने ही डोटी की दास्ता से छुटकारा पाने के लिए डोटी राज्य पर आक्रमण किया था, और 12 वर्ष तक उनसे संघर्ष भी किया था इसने। तब जाके जो था वो चंद्रवंश जो था डोटियों से स्वतंत्र हुआ था। भारती चंद्र की सेना या कटक में सभी जाति धर्म के लोग थे। डोटी आक्रमण के दौरान चंद्र सेना का पहला पड़ाव सौर के कटकुनौला में था, और दूसरा पड़ाव काली नदी के किनारे बालीचौड़ में था। तो भारती चंद्र ने 12 वर्ष तक डोटियों से संघर्ष किया, और भारती चंद्र को डोटी पर विजय 1451-52 ईस्वी में मिली।
हुड़ेती ताम्रपत्र का संबंध किससे है पूछा जाता है, तो हुड़ेती ताम्रपत्र का संबंध भारती चंद्र से है, जिससे जानकारी मिलती है कि 1451 में एक गांव दान में देने का वर्णन भी हुड़ेती ताम्रपत्र से ही मिलता है। डोटी अभियान के तहत नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। इसी कारण जो नायक जाति है, नायक जाति के लोगों को चंद्र सैनिकों की अवैध संतान भी कहा जाता है। तो भारती चंद्र ने अपने पुत्र रतन चंद्र की सहायता से सौर, सीरा, थल आदि पर अधिकार कर लिया था। सौर या पिथौरागढ़ में मल्ल वंश का शासक वमसा था उस समय, और सौर का मल्ल राजा विजयबिंब की जानकारी मझेड़ा ताम्रपत्र से मिलती है, जिसे हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था, जिसका शासन भारती चंद्र ने समाप्त किया था। सौर से मल्लों का प्राचीनतम ताम्रपत्र 1337 ईस्वी का प्राप्त हुआ। खेतीखान ताम्रपत्र में भारती चंद्र के दूसरे पुत्र सुजान कुंवर का उल्लेख मिलता है, और इसी खेतीखान ताम्रपत्र से रतन चंद्र के बारे में भी जानकारी मिलती है। चंद्रकालीन सीरा राजी। सीरा का अर्थ भोजन या खीर से होता है, जो वर्तमान डीडीहाट में स्थित था और डोटी के मल्ल शासकों के अधीन था। सीरा के मल्ल स्वयं को राई या रेखा राजा कहते थे। यहाँ मल्ल वंश का संस्थापक जगत मल्ल था, और भारती चंद्र के समय में डोटिया नेपाल के शासक जो था वो जयदेव मल्ल या यक्ष मल्ल था, जिन्होंने सीरा को अपने राज्य में मिलाकर इसे पर्वत डोटी कहा था। और भारती चंद्र के समय में सीरा में कल्याण मल्ल का शासन था, और सीरा में भारती चंद्र ने डुमरा बसेरा को अपना सामंत नियुक्त किया था। कल्याण चंद्र के पुत्र रुद्रचंद्र के समय हरिमल्ल सीरा का शासक था, जिसे रुद्रचंद्र ने 1590 में पराजित किया था। अब हम पढ़ेंगे चंद्र शासक रतन चंद्र के बारे में। लोहाघाट व हुड़ेती ताम्रपत्र में रतन चंद्र का उल्लेख मिलता है। भारती चंद्र के बाद उसका पुत्र रतन चंद्र 1477 में गद्दी पर बैठा, और जिसके समय में डोटी में नागमल्ल ने विद्रोह किया और जिसका शासन 11 वर्षों तक रहा। रतन चंद्र ने नागमल्ल को परास्त कर पुनः डोटी पर शाही वंश का अधिकार स्थापित कराया था, और रतन चंद्र ने ही थल के राजा सूर सिंह मेहरा को भी परास्त किया था। और रतन चंद्र चंद्रवंश का पहला शासक था, जिसके समय में भूमि बंदोबस्त हुआ था। जिंदा एवं कैतल नामक भूमि बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति भी रतन चंद्र के द्वारा ही की गई थी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि चंद्रकाल का पहला भूमि बंदोबस्त किसके समय में हुआ, तो वो हुआ था रतन चंद्र के समय में, और इसी ने ही भूमि बंदोबस्त के लिए जिंदा और कैतल नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। चंद्र शासक कीर्तिचंद। रतन चंद्र का पुत्र कीर्तिचंद 1488 ईस्वी से 1506 ईस्वी तक कुमाऊं की गद्दी पर बैठा था, जो नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। कीर्तिचंद ने गढ़वाल शासक अजयपाल को पराजित किया था। तो जो गढ़वाल का शासक था अजयपाल और कीर्तिचंद के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें कीर्तिचंद ने अजयपाल को पराजित किया था। कीर्तिचंद ने राज्य विस्तार में 12 मंडल व विशोध आदि क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाया। राजा कीर्तिचंद के समय नागनाथ सिद्ध नाम के एक योगीश्वर चंपावत आए थे, और कीर्तिचंद के बाद क्रमशः प्रतापचंद, ताराचंद, मानिकचंद और भीष्मचंद राजा बने। तो अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे चंद्र शासक भीष्मचंद के बारे में। भीष्मचंद्र 1512 से 1530 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा, जिसका 1514 ईस्वी का एक ताम्रपत्र भी मिला है। और भीष्मचंद्र ने ही अल्मोड़ा में खगमरे किले का निर्माण कराया एवं आलमनगर, वर्तमान में जो अल्मोड़ा है, की नींव डाली गई। तो जो अल्मोड़ा है उसे पहले आलमनगर के नाम से जाना जाता था, और इसी अल्मोड़ा में खगमरे किले का निर्माण चंद्र शासक भीष्मचंद्र ने कराया। भीष्मचंद्र ने ताराचंद्र के पुत्र कल्याण चंद्र, जिसे बालो कल्याण चंद्र कहा जाता है, को गोद लिया। भारत में बाबर आक्रमण के समय भीष्मचंद्र कुमाऊं का शासक था, और गजुआ नामक खसिया मुखिया ने भीष्मचंद्र का वध किया था। चंद्र शासक बालो कल्याण चंद्र। बालो कल्याण चंद्र 1545 ईस्वी से 1565 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा, और बालो कल्याण चंद्र भीष्मचंद्र का गोद लिया हुआ पुत्र था, जिसके विस्तृत विजय के कारण सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि ली थी। और इसी बालो कल्याण चंद्र के समय में ही जो चंद्र राजवंश की जो राजधानी थी वो 1563 में चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित हुई थी। और कल्याण चंद्र ने मणकोट राज्य को चंद राज्य में मिलाया, और साथ ही गंगोली और दानपुर पर कब्जा भी बालो कल्याण चंद्र के समय में ही हुआ। कल्याण चंद्र ने अल्मोड़ा में लाल मंडी किले या फोर्ट मोइरा का निर्माण करवाया, और अल्मोड़ा में नेला पोखर किले का निर्माण भी कराया। तो जो कल्याण चंद्र था उसने अल्मोड़ा में 2 किले बनवाई। एक तो था लाल मंडी किला, जिसे फोर्ट मोइरा भी कहते हैं, और दूसरा था नेला पोखर किला। बालो कल्याण चंद्र का विवाह डोटी राजा के मल्लवंश की राजकुमारी के साथ हुआ। विवाह के बाद रेखा राजा हरिमल ने अपनी बहन को दान स्वरूप सौर का प्रांत दिया, लेकिन कल्याण चंद्र
सीर प्रांत को भी चाहता था। अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए रुद्रचंद ने सीरगढ़ के किले पर 7 बार आक्रमण किया था। रुद्रचंद ने सेनापति पुरुषोत्तम पंत की सहायता से 1581 में सीरगढ़ का किला जीता था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गए। एक तो रुद्रचंद का सेनापति कौन था? पुरुषोत्तम पंत। और दूसरा, सीरगढ़ का किला रुद्रचंद ने कब जीता? 1581 में। इस्लाम शाह सूर के शत्रु ख्वास खां को चंद राज्य में शरण का सही ज्ञात नहीं है। उस समय मानिक चंद या कल्याण चंद में से कोई शासक रहा होगा, ऐसा माना जाता है। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार मानिक चंद ने इस्लाम शाह सूरी के शाही हुक्म के जवाब में लिखा कि मैं उस आदमी को किस प्रकार कैद कर सकता हूँ जिसने मेरी शरण मांगी है। जब तक मुझ में दम है मैं ऐसे नीच कर्म का अपराधी नहीं हो सकता। तो मानिक चंद के संबंध में बद्रीदत्त पांडे ने कहा है। राजा बालो कल्याण चंद्र ने अपने शासनकाल के दौरान स्थानीय स्वायत्तताएं पंचायती पद्धति लागू की थी। महाराष्ट्र के लेखक अनंत देव ने अपने ग्रंथ स्मृति कौतुक में कल्याण चंद्र को प्रजाहितेशी बताया है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे पुरुषोत्तम पंत के बारे में, जो कि था रुद्रचंद का सेनापति। पुरुषोत्तम पंत रुद्रचंद का सेनापति था, जिसका उपनाम पुरखू पंत था और ये मूलतः पिथौरागढ़ से था। पुरुषोत्तम पंत को कुमाऊं इतिहासकार रॉबर्ट ब्रुश कहते हैं। पुरुषोत्तम पंत मराठी ब्राह्मण जयदेव के पुत्र थे। और ग्वालदम का युद्ध या बधानगढ़ का युद्ध जो हुआ था वो 1581 में हुआ था। और इसी समय जो था, जो रुद्रचंद था उसने सीलगढ़ का किला भी जीता था। तो जो बधानगढ़ का युद्ध हुआ था, ये हुआ था रुद्रचंद के सेनापति पुरुषोत्तम पंत और कत्यूरी शासक सुकालदेव और इस समय जो गढ़वाल का शासक था वो बलभद्र शाह था। इन तीनों के बीच ग्वालदम या बधानगढ़ का युद्ध हुआ था। अब हम इसमें आगे देखेंगे चंद्र शासक रुद्रचंद के बारे में, जिसमें हम पहले भी बहुत चीजें देख चुके हैं। तो कल्याण चंद्र के पश्चात चंद्र शासक रुद्रचंद गद्दी पर बैठा। रुद्रचंद जो था अकबर का समकालीन था। तो जो रुद्रचंद के समय जो मुगल शासक था वो था अकबर, जिसने 1587 में अकबर की अधीनता स्वीकार की। रुद्रचंद ने अकबर को तिब्बती याक, कस्तूरी, हिरणों की खालें आदि मूल्यवान वस्तुएं भेंट की थी। अकबर ने रुद्रचंद को 84 माल परगना का फरमान दिया और उसे तब से जमींदार कहना प्रारंभ किया। अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद की 1588 ईस्वी में अकबर से लाहौर में भेंट हुई थी। तो रुद्रचंद ने जो अकबर से भेंट की थी वो लाहौर में की थी, और वो कब की थी? 1588 ईस्वी में। अबुल फजल की आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाए गए हैं। तो रुद्रचंद ने तराई पर आक्रमण किया और उस समय तराई पर हुसैन खान ने कब्जा किया था। तो जो तराई पर हुसैन खान टुकड़ियों का आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1568 में, और बाद में रुद्रचंद ने भी तराई पर आक्रमण किया था। रुद्रचंद ने तराई में रुद्रपुर नगर की एवं अल्मोड़ा में मल्ल महल की स्थापना की एवं महल के अंदर रामशिला मंदिर बनाए। इसी कारण जो है वो राम क्षेत्र, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि राम क्षेत्र के रूप में किसे जाना जाता है। तो जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसे राम क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। रुद्रचंद ने गढ़वाल के सरोला ब्राह्मणों की भांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की है, ब्राह्मणों की मंडली बनाई। तो जिस तरह से अजयपाल ने गढ़वाल में सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की, उसी तरह से कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई रुद्रचंद ने। चौथानी ब्राह्मणों के नीचे पतबिड़िये या तिथानी व उनके नीचे हल्ये या पितलिये ब्राह्मणों के वर्ग बनाए गए। रुद्रचंद ने समस्त सामान्य जनता के लिए पौड़ी 15 बिस्वा कहा। तो अगर पूछा जाता है कि चंद्रकाल में पौड़ी 15 बिस्वा का संबंध किससे है, तो वो सामान्य जनता के लिए ही ये शब्द प्रयोग किया गया था। चंदों के समय में भूमि के मालिक को ठातवान कहते थे और गांव से अनाज का 1/6वां भाग वसूलकर राजधानी पहुंचाने का कार्य कैनी खसों को दिया गया था। और ये भी पूछा जाता है कि चंद्रकाल में गल्ला छाड़ा क्या था। तो जो उपज का 1/6 था उसे ही गल्ला छाड़ा कहा जाता था। रुद्रचंद ने राज्य के कुछ युवाओं को संस्कृत अध्ययन के लिए कश्मीर व काशी भेजा था। रुद्रचंद के समय में 4 संस्कृत ग्रंथों की रचना हुई: त्रैवणिक धर्म निर्णय, सैनिक शास्त्र, ययाति चरित्रम व उषा रागोदय। सैनिक शास्त्र पक्षी आखेट पर आधारित पुस्तक थी। और रुद्रचंद विश्व इतिहास का प्रथम शासक था जिसने स्वयं मल्ल युद्ध में उतरकर राज्य का प्रसार किया था। अब हम पढ़ेंगे चंद्र शासक लक्ष्मीचंद, जो कि था चंद्रवंश का 46वां शासक। रुद्रचंद के बाद उसका छोटा पुत्र लक्ष्मीचंद ने गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मानवोदय काव्य में लक्ष्मण मिलता है। मूनाकोट ताम्रपत्र में लक्ष्मीचंद का नाम लक्ष्मण मिलता है। तो जो मूनाकोट ताम्रपत्र है उसका संबंध लक्ष्मीचंद से है। लक्ष्मीचंद को लखुली बिराली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि
उसे लखुदी बिराली इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो मुगलों के सम्मुख भीगी बिल्ली बनकर रहता था, उनसे डरता था। जहांगीरनामा में लक्ष्मी चंद को सबसे धनी शासक कहा गया है क्योंकि जो लक्ष्मी चंद थे वो जहांगीर के उस समय जो मुगल शासक था वो जहांगीर था, और इसी कारण हमें जो लक्ष्मी चंद का उल्लेख मिलता है वो जहांगीरनामा में मिलता है। लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण किया और 8वें आक्रमण के समय गढ़वाली सेनापति खतर सिंह मारा गया। लक्ष्मी चंद ने न्योयावली व बिस्तावली नामक कचहरी बनाई। इसमें जो न्योयावली कचहरी थी वो तो सामान्य जनता के लिए थी, समस्त जनता के लिए थी, और जो बिस्तावली कचहरी थी वो सैनिकों के लिए ही थी। लक्ष्मी चंद ने बड़े बड़े बाग बगीचे लगवाए जिसमें प्रमुख नरसिंह बाड़ी, कबीना तथा लक्ष्मीश्वर आदि बगीचे थे। रौत बहादुरी के रूप में दी जाने वाली जमीन थी। उस समय जो चंद्रकाल में जो रौत भूमि दी जाती थी वो बहादुरी के लिए दी जाती थी। ज्योली व सिरती नामक कर लक्ष्मी चंद द्वारा लगाए गए। तो ये काफी इंपोर्टेंट है कि जो ज्योली और सिरती कर लगाए वो किसने लगाए, तो वो लगाए थे लक्ष्मी चंद ने। लक्ष्मी चंद ने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया 1602 में। तो 1602 ईस्वी में लक्ष्मी चंद ने बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया था। तो आगे चलकर जो लक्ष्मी चंद के उत्तराधिकारी हुए उनके बारे में भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं लक्ष्मी चंद का जो रुद्रचंद का जो बड़ा बेटा था वो शक्ति गुसाई था। क्योंकि वो जन्म से ही अंधा था तो इस कारण जो गद्दी पर बैठा था वो लक्ष्मी चंद बैठा था, और जो शक्ति गुसाई है उसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी कहा जाता है क्योंकि वो जन्म से ही अंधा था। लक्ष्मीचंद के समय नागरिक प्रशासनिक व्यवस्था इनकी नीतियों से निर्धारित होती थी। दारवा घाटी के सोका जनजाति के अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित किया और उनके बंदोबस्त के बदले अनेक तिब्बती वस्तु राजदरबार में पहुंचाने का करार किया था। और लक्ष्मीचंद के जो उत्तराधिकारी हुए, लक्ष्मीचंद के बाद दलीप चंद राजा बना जिसने 1621 से 1624 ईस्वी तक शासन किया। दलीप चंद की जो मृत्यु थी वो क्षयरोग से हो गई। दलीप चंद के बाद विजय चंद राजगद्दी पर बैठा, और एटकिंसन के अनुसार विजय चंद का विवाह आधुनिक बुलंदशहर स्थित अनूप शहर के बड़गुजर की पुत्री से हुआ। विजय चंद की हत्या के बाद मेहरा व फटियाल संघर्ष प्रारंभ हुआ क्योंकि जो मेहरा और फटियाल थे इन्हें सेनापति संगठन के रूप में नियुक्त किया था सोमचंद ने। तो इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ जिसमें मेहराओं की जीत हुई और त्रिमल चंद को शासक बनाया गया था। क्योंकि पहले ये जो त्रिमल चंद था ये डर से गढ़वाल भाग गया था और इसको श्याम शाह ने शरण दी थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिमल चंद को किस पवार शासक ने शरण दी, तो त्रिमल चंद को श्याम शाह ने शरण दी थी। त्रिमल चंद ने सुखराम कार्की को मरवा दिया और पीरू गुसाई को देश निकाला कर दिया था। 1625 ईस्वी में विजय चंद की मृत्यु के बाद त्रिमल चंद का राज्यारोहण हुआ जिसका कार्यकाल 1625 ईस्वी से 1638 ईस्वी तक रहा। तो गढ़ियूड़ा ताम्रपत्र का जो संबंध है वो है त्रिमल चंद से। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गढ़ियूड़ा ताम्रपत्र है वो किससे संबंधित है, तो वो है त्रिमल चंद से। विजय चंद की हत्या के पीछे रसोइया का हाथ था, इसलिए त्रिमल चंद ने कपरौली के कठेतों को रसोइया नियुक्त किया और साथ साथ रसोई के नियम भी बनवाए थे। अब हम बात करेंगे चंद शासक बाज बहादुर चंद के बारे में, जो इसका शासन ये गरुड़ ज्ञानचंद के बाद सर्वाधिक था। गरुड़ ज्ञानचंद के बाद जो सर्वाधिक शासन था वो बाज बहादुर चंद का था। 50वां राजा बाज बहादुर चंद जो त्रिमल चंद का उत्तराधिकारी था, इसका कार्यकाल 1638 से 1677 ईस्वी तक था। बाज बहादुर चंद चरवाहों से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक था जिसके पिता का नाम नीलू गुसाई था। बाज बहादुर चंद मूल्यवान वस्तुओं जैसे चंवर, कस्तूरी, सोना, चांदी के बर्तन आदि लेकर मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में पहुंचता था। तो जो बाज बहादुर चंद के समय में जो मुगल शासक था वो था शाहजहां। शाहजहां ने ही बाज बहादुर को बहादुर व जमींदार की उपाधि दी थी। 84 माल पर कटेरी राजपूतों ने अधिकार कर लिया था। 84 माल या नौलखिया माल तराई एक 84 कोस लंबे भूभाग से चंद राजाओं को प्रतिवर्ष 9 लाख की आय होती थी। इसे ही 84 माल या नौलखिया माल कहा जाता था। बाज बहादुर चंद ने तराई क्षेत्र में बाजपुर नगर की स्थापना की। साथ ही बाज बहादुर चंद ने पवार राज्य पर विजय के प्रतीक के रूप में नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से लाकर अल्मोड़ा किले में स्थापित की थी। लेकिन इसमें ज्ञानचंद द्वितीय को भी इसका ऐसा माना जाता है कि ज्ञानचंद द्वितीय भी जो था वो गढ़वाल से उसने नंदा देवी की मूर्ति अल्मोड़ा लाया था। तो इसमें इन दोनों लोगों के नाम जाने जाते हैं, बाज बहादुर चंद और ज्ञानचंद द्वितीय। मुगल बादशाह ने गढ़वाल आक्रमण के लिए 1655 में खली खुल्ला के नेतृत्व में सेना भेजी जिसकी मदद बहादुर चंद ने की थी। बहादुर चंद ने कत्यूरी राजकुमारों के गढ़ मनीलागढ़ पर आक्रमण किया था। बाज बहादुर चंद ने तिब्बतों पर अभियान करके हूणियों का दमन किया था और मानसरोवर यात्रा और भूटिया व्यापारियों को बाधाओं से मुक्त किया था।
तो जो बाज बहादुर चंद्र थे, इसने कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 में गूढ़ भूमि दान की थी। तो ये गूढ़ भूमि वह भूमि होती थी जिसे मंदिरों की देखभाल और उसमें खर्च होने वाले अनाज आदि की व्यवस्था के लिए पुजारियों को दी जाती थी। तो गूढ़ भूमि किससे संबंधित थी? तो जो मंदिरों के दान के लिए दी जाती थी। बाज बहादुर चंद्र ने 1670 ईस्वी में सोर की यात्रा की। उस समय सोर को खड़ायत का परगना कहा जाता था। सोर में उर्ग गांव को भारती चंद ने सदानंद जोशी को दे रखा था। ताम्रपत्र में सदानंद जोशी को लटोला राठ कहा गया है। बहादुर चंद ने रतन जोशी को उर्स गांव के बदले तल्ला रयांसी में एक जूना जमीन दी। बाज बहादुर चंद ने भूटियों व हुणियों तिब्बतियों से सिरती नामक कर लिया था। तो जो भोटिया और हुणियों पर सिरती कर किसने लगाया था? तो वो लगाया था बाज बहादुर चंद ने। और कुमाऊं में जज्जिया कर लगाने वाला भी एकमात्र शासक बाज बहादुर चंद ही था। पिथौरागढ़ के थल में एक हत्या देवाल का निर्माण भी बाज बहादुर चंद ने ही किया। तो जो पिथौरागढ़ में एक हत्या देवाल है, उसका निर्माण बाज बहादुर चंद ने किया और इसकी जो बनावट है वो एलोरा के कैलाश मंदिर के जैसी है। बाज बहादुर चंद ने घोड़ाखाल में गोलू देवता का मंदिर बनाए एवं हरिया डुंगरी में शिव मंदिर का निर्माण किया। बाज बहादुर का चित्र अभी वर्तमान में न्यूयॉर्क संग्रहालय में रखा गया है। बाज बहादुर के चंद की उम्र के अंतिम वर्षों में एक कहावत है कि बरस भयो 80 बुद्धि गई नस्सी, क्योंकि उस समय ऐसे ऐसे काम करने लग गया था जिसके लिए इस तरह की युक्ति का प्रयोग किया गया है। बाज बहादुर चंद के समय में डोटी का राजा देवपाल था और बाज बहादुर चंद ने दरबार को मुगल दरबार के अनुरूप बनाने का प्रयास किया और कर्मचारियों का नामकरण काम स्वरूप किया, जैसे पानी भरने वाले को पनीरू, मंदिरों की रक्षा करने वाले को मठपाल और राज परिवार को जगाने वाले को हरबोला कहा गया। बाज बहादुर चंद ने जज्जिया कर के समान व्यक्ति करियान पोल टैक्स लगाया था। बाज बहादुर को तराई भाबर का फरमान मिलने के बाद उसने वहां शासन की सुविधा के लिए तराई क्षेत्र को पट्टियों व ग्रामों में विभक्त कर दिया था। अब हम देखेंगे चंद शासक उद्योग चंद के बारे में। बाज बहादुर चंद की मृत्यु के बाद 1678 में उद्योग चंद गद्दी पर बैठा। उद्योग चंद को इतिहासकार रुद्रदत्त पंत ने तपस्वी शासक बताया है। उद्योग चंद को धाई माता की बीमारी थी, जिसका राजवैद्य वरदेव जोशी था। उद्योग चंद का प्रथम सेनापति हीरू देवोबा था। तो जो उद्योग चंद था उसका सेनापति कौन था? हीरू देवोबा था। और इसका दूसरा सेनापति था शिरोमणि जोशी, जिसे सोर का नेगी भी कहा जाता है। सोर का नेगी किसे कहा जाता है? जो सोर का नेगी है उसे शिरोमणि जोशी को कहा जाता है, जो कि था उद्योग चंद का दूसरा सेनापति। और उसका पहला सेनापति था हीरू देवोबा। उद्योग चंद के समय में मेदिनी शाह ने दूनागिरी घाटी एवं दोराहाट पर आक्रमण किया था। उद्योग चंद ने 1678 में बधानगढ़ का किला भी जीता था। बधानगढ़ के युद्ध में चंद सेनापति मेसू शाह मारा गया। उद्योग चंद ने राज्य में स्थायी सैनिक छावनियां बनाई और साथ ही उद्योग चंद के समय में रुद्रपुर के क्षेत्र को तराई भाबर कहा जाता था। और उद्योग चंद ने कोटा भाबर में आम के बगीचे भी लगवाए थे। उद्योग चंद के समय में माल का सिकदार जगन्नाथ बरे व सीरा का सिकदार गंगाराम था और सीरा को वल्ली डोटी के नाम से भी उस समय जाना जाता था। उद्योग चंद ने दशहरा का छाजा दशहरा भवन का निर्माण अपने महल में किया था और साथ ही जो उद्योग चंद थे उसने बरूरू में सोमेश्वर महादेव का मंदिर बनाया था। तो जो बरूरू में सोमेश्वर महादेव मंदिर है वो किसने बनाया था? उद्योग चंद ने। उद्योग चंद के समय लाल मंडी किले में रिद्धिगिरी गुसाई बाबा रहते थे, जिनका राजा से अच्छे संबंध थे। अब हम इसमें देखेंगे उद्योग चंद्र का डोटी अभियान। भारती चंद्र के बाद दूसरा चंद्र राजा जिसने डोटी पर आक्रमण किया। एक तो था भारती चंद्र जिसने 12 वर्ष तक संघर्ष किया। उसके बाद जो दूसरा शासक था जिसने डोटी पर आक्रमण किया वो था उद्योग चंद्र। उद्योग चंद्र की अनुपस्थिति में डोटी राजा देवपाल ने काली कुमाऊं पर कब्जा किया था। उद्योग चंद्र ने 1683 ईस्वी में नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर अधिकार किया। जिस अभियान में चंद सेनापति हीरू देवोबा मारा गया। इसमें जो उद्योग चंद का सेनापति था हीरू देवोबा मारा गया, जिसके वंशजों को राजा ने 8 गांव रौत या बहादुरी में दिए थे। तो जो रौत भूमि दी जाती थी वो बहादुरी के लिए दी जाती थी। डोटी के राजा की शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल कोट थी, जो सेंट नदी के किनारे स्थित था। 1688 में 1688 में उद्योग चंद ने खैरागढ़ के किले पर अधिकार कर लिया, जिसके बाद खैरागढ़ की संधि देवपाल के साथ हुई जिसमें डोटी नरेश को कर देने के लिए बाध्य किया गया। तो जो खैरागढ़ की संधि हुई थी वो देवपाल और उद्योग चंद के बीच हुई थी। और ये संधि कब हुई थी? ये संधि हुई थी 1688 में उद्योग चंद और देवपाल के बीच। 1696 ईस्वी को डोटी राजा ने कर देना बंद कर दिया, जिस कारण उद्योग चंद ने
तीसरी बार जिराइल दीपाइल कोट पर आक्रमण किया, जिससे चंदों की बुरी तरह पराजय हुई और इस युद्ध में शिरोमणि जोशी भी मारा गया, जिसे सूर का नीगी भी कहा जाता था। उद्योग चंद ने युद्ध न करने का वचन लेकर शांति की तलाश में वो चल पड़ा था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने चंद शासकों के बारे में पढ़ा, और इसमें हम इसके आगे के शासकों के बारे में इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।